बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी है तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से वेज अप्लाई करके हम उस डिजीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी पड़ती हैं। इसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं हेपेटाइटिस की और एड्स की। ये ऐसे डिजीजेस हैं जिनकी प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके लिए हम जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना सकते हैं। तो वो किस तरह से, इसमें हम लोग इसके इन दोनों डिजीजेस के कॉजेज भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरल डिजीज है जो कि एच वायरस से होती है और इसने डायरेक्टली इफेक्ट करना होता है हमारे लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस लीवर की एक डिजीज है जो कि वायरल है और एच वायरस की वजह से जो है वो ये बीमारी होती है। और इसके जो है वो मतलब किस तरह से ये वायरस जो है वो बॉडी में ट्रांसफर होता कैसे है, कौन कौन से वेज हैं, इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एच वायरस का, तो वो हम देखते हैं। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि प्रॉपर तरीके से ब्लड को ट्रांसफर नहीं किया जाए, उसका टेस्ट नहीं किया जाए। मतलब कि अगर डोनर, ये हमारे पास दो होते हैं, मतलब एक डोनर है और रेसिपिएंट है। अगर इसके अंदर एच वायरस मौजूद हो तो क्या होगा, अगर हमने इसका टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं किया और ब्लड को ट्रांसफर कर दिया है विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, तो इसके अंदर भी एच वायरस जो है वो आ जाएगा इसके ब्लड के जरिए। ठीक है, एक तो इसका मेन कॉज ये होता है। दूसरा होता है कंटामिनेटेड सिरिंजेस। कंटामिनेटेड सिरिंजेस से मुराद है कि प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना किया जाए। प्रॉपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस हिसाब से कि अगर एक पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है या किसी तरह से मतलब उसके ऊपर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए हैं, मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है तो क्या है कि अगर उसको नहीं करेंगे, मतलब स्टेरिलाइज नहीं करेंगे, या एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है उसी सिरिंज से दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाए, अगर पहले वाले के अंदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो तो उसी सिरिंज के ऊपर जो है वो वाला वायरस अटैच हो जाएगा और दूसरे पेशेंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए अनस्टेरिलाइज सिरिंजेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो जब भी इंजेक्शन वगैरह लगवाएं या कोई भी मतलब इस तरह का कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं जिसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप स्टेरिलाइज सिरिंजेस जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो है वो इसकी वजह से ये डिजीज ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मतलब जो नेक्स्ट इसका मेन कॉज होता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। हेपेटाइटिस जो है जब माँ जो है वो अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है उस दौरान जो है वो ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मदर टू ऑफस्प्रिंग। उसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मदर टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसके कुछ रीजंस हैं कि हेपेटाइटिस। इसके अलावा एक और भी चीज जो है वो हेपेटाइटिस को कॉज करती है, वो है अल्कोहलिक सब्सटेंसेस। अल्कोहलिक सब्सटेंसेस किस तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेपेटाइटिस हमारे पास एक लीवर डिसऑर्डर है, तो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जब अल्कोहल को ले रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली जाकर इफेक्ट करते हैं हमारे लीवर के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये स्मोकिंग और अल्कोहलिक मतलब जहां पर हमारा ऐसी हर वो चीज जिससे हमारा लीवर डैमेज हो रहा है
उसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थे मतलब हेपेटाइटिस किस तरह से। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट जो है, जब आपको ब्लड लेना है तो उसका प्रॉपर ब्लड टेस्ट लें। कंटामिनेटेड सिरिंजेस इस्तेमाल करने से मतलब गुरेज करें, ना यूज हो कंटामिनेटेड सिरिंजेस। ठीक है, अगर जो है वो मदर को हेपेटाइटिस है तो वो अपने चाइल्ड को फीड ना करवाएं, अल्कोहलिक सब्सटेंसेस ना लें। इन सब को ही जो है वो कंट्रोल करके हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास डिजीज है वो है एड्स। तो एड्स क्या है, बेसिकली हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसी बीमारी जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देती है, उसे खराब कर देती है या उसे नुकसान पहुंचाती है, वीक कर देती है, वो है हमारे पास एड्स। ठीक है, तो ये भी एक वायरल डिसऑर्डर है और जिस वायरस की वजह से होती है वो है हमारे पास HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इससे जाकर हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर एक्ट करना होता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है। इसके भी जो कॉजेज हैं वो सेम ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस वाले ही हैं। कंटामिनेटेड सिरिंजेस इस्तेमाल की जाए जब, तब ट्रांसफर हो जाता है। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए तब ट्रांसफर होता है। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसफर होता है। तो ये मतलब है कुछ इस तरह के पॉइंट्स जिससे जो है वो ये ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा जो है वो कुछ और भी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि अगर किसी को है मतलब एड्स की बीमारी है तो उसकी चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो मोस्टली मतलब अगर मेल्स में देखा जाए तो मतलब उन्हें शेव वगैरह करनी होती है, तो अगर जिसको है वो शेव कर रहा है, उसके कोई कट लगी है फेस पर, तो अब क्या होता है कि अब ब्लड जो है वो उसके ब्लेड के ऊपर आ गया। ठीक है, अगर उसी के ब्लेड से कोई दूसरा अपने शेव करता है और उसके भी कट लग जाए तो क्या होगा, वो वायरस दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज से जो है वो बचना चाहिए। जो मतलब इस डिजीज का पेशेंट है उसकी चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो थी हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको अपना के जो है वो बीमारी से बचा जा सकता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद हम दूसरा कौन सा मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। वो आता है हमारे पास वैक्सीनेशन। मतलब हमने एहतियाती तदाबीर तो अपना ली है, तो अब क्या है दूसरा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक ही बात है ये। वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि वैक्सीन को ऐड करना बॉडी में। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाकर किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी कॉज कर दे, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 में। तो 1796 में एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट था, उसने वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर की थी, इसके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट।
पॉक्स है उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो थी वो वैक्सीन डिस्कवर की थी, और जो था वो मतलब वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1796 से, जो था वर्ल्ड जनरल में स्टार्ट हुआ था। तो इम्यूनाइजेशन भी उसी कहते हैं कि बॉडी में इम्यूनिटी फॉर्म कर देना किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। बेसिकली हो क्या रहा होता है, वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में कुछ वीकेंड जर्म्स होते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, स्मॉल पॉक्स की ही बात कर लेते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें क्या था कि स्मॉल पॉक्स के कुछ वीकेंड जर्म्स प्रेजेंट थे, मतलब जिनको इजीली किल किया जा सके, ठीक है, वीकेंड जर्म्स थे। उन्हें जब बॉडी में इंसर्ट किया गया तो क्या हुआ कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने उसे किल कर दिया। वीकेंड है ना, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था बनिस्बत उनके, तो उन्हें किल कर दिया। अब क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस चीज के लिए रेडी है, उसने खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लिया है कि अगर इससे मिलता जुलता कोई जरासीम हमारे पास आ जाता है तो हमने उसे कैसे खत्म करना है, ठीक है, मतलब वो तैयार होकर बैठ गए हैं। अब अगर ये बीमारी अंदर जाती है, इसके जरासीम अंदर जाते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तो पहले से रेडी है इसे किल करने के लिए, वो इसे किल कर देगा। तो बेसिकली ये हो रहा होता है वैक्सीनेशन में, ठीक है, बस ये कवर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो वैक्सीन हम लोग करके कर सकते हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन प्रेजेंट है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन मौजूद है हमारे पास, ठीक है, हेपेटाइटिस सी के अलावा जो है वो बाकी उनकी वैक्सीन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, मीजल्स, खसरा, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ डिजीज इस तरह की हैं जिनके हमारे पास जो है वो वैक्सीन प्रेजेंट है। एड्स की भी वैक्सीन पर काम किया जा रहा है सिंस 2001 से एड्स जो बीमारी है उसके लिए भी वैक्सीन जो है वो तैयार की जा रही है, फिलहाल अभी जो है वो बनी नहीं है, उसके ऊपर वर्क जो है वो कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट जो है अब वैक्सीनेशन हो गई। अब अगर इसके बावजूद भी जो है वो हमें कोई बीमारी इस तरह अटैक करती है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है, हमने मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स भी ली और वैक्सीनेशन भी ली, फिर भी कोई डिजीज जो है वो अटैक हो गई है, उसने कर दिया है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसे कर सकते हैं हम लोग ब्लड ट्रीटमेंट के जरिए। ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? यानी कि अद्वियात, मेडिकेशन के जरिए जो है वो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे? एक्चुअली ड्रग ट्रीटमेंट के ना दो वेज होते हैं। एक है हमारे पास कीमोथेरापी और दूसरी है हमारे पास रेडियोथेरापी। कैंसर सेल्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो अब कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए हम ये टू वेज जो है वो अप्लाई करते हैं, कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी। ड्रग ट्रीटमेंट में आते हैं, ठीक है, ड्रग थेरापी भी कहा जा सकता है इसको। तो कीमोथेरापी में केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं सेल्स के ऊपर, कैंसर सेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, तो इसके इस पार्ट में जो है वो यहाँ पर कैंसर प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी के जितने भी इसके हैं वो सब नॉर्मल सेल्स हैं। अब क्या होगा कि हम इस पर केमिकल अप्लाई करेंगे, उस केमिकल ने कैंसर सेल के डीएनए को जाकर किल करना है, डीएनए को उसने किल कर देना है, ये खत्म हो जाएगा डीएनए। जब डीएनए किल हो जाएगा तब वो आगे अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेशन नहीं होगी तो वो सेल ही खत्म हो जाएगा, आगे जनरेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान है कीमोथेरापी का, वो ये नुकसान है कि जब हम लोग कैंसर सेल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, केमिकल्स अप्लाई करते हैं, तो वो नॉर्मल सेल के जो आसपास के नेबरिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है। तो इसलिए इसका जो है वो थोड़ा सा नुकसान होता है कि नॉर्मल सेल्स भी जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जबकि रेडियोथेरापी में हम लोग जो है वो रेडिएशन फॉल करवाते हैं। रेडिएशन किस तरह से कि जो भी कैंसर सेल है उसके ऊपर जो है वो हम उसे मतलब करेंगे, मार्क करेंगे और उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाएंगे,
वो भी जाकर क्या करेगा, कैंसर सेल के डीएनए को उसने खत्म कर देना है। जब डीएनए खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद वो पूरे का पूरा सेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी जो है वो मतलब कैंसर सेल्स को हम ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वे होता है डिजीज को कंट्रोल करने का, वो है हमारे पास जीन थेरापी। तो जीन थेरापी में क्या हो रहा होता है कि अगर कोई डिफेक्टिव जीन बॉडी के किसी भी सेल में, किसी पार्ट में प्रेजेंट है, तो उसे निकाल लेना, रिमूव कर देना और हेल्दी या नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देना। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग जीन थेरापी। ठीक है, द रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन and inserting a normal gene. नॉर्मल और फिर हेल्दी जीन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरापी। तो ये थे कुछ वेज जिनके जरिए डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स देखा, जिसमें हमने हेपेटाइटिस और एड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीनेशन को, इम्यूनाइजेशन को देखा। वैक्सीनेशन जो थी मतलब ये एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की। तो इसके अंदर सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया है कि वैक्सीनेशन टू डिजीजेस के अगेंस्ट होती है, वायरल डिजीजेस के लिए भी होती है और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी होती है। तो वायरल डिजीजेस के लिए जो वैक्सीनेशन थी और बैक्टीरियल के लिए भी होती है। वायरल के लिए जो वैक्सीनेशन थी वो डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने, और बैक्टीरियल के लिए जो वैक्सीनेशन थी वो डिस्कवर की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये पॉइंट था वो थोड़ा सा इसको कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देन हम लोगों ने ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी। जीन थेरापी पढ़ा जिसमें डिफेक्टिव जीन्स जो है उनको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी जीन से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मतलब हम लोग जरा इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। एड्स को, हेपेटाइटिस को, हमारे जो कमिंग चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा तफसील के साथ जो है बताया गया है। आपके कंसेप्ट जो है वो फिर और ज़्यादा प्रॉपर हो जाएंगे, सही से समझ आ जाएगी इन डिटेल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ समझ नहीं आई हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।